नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे और यहाँ से उम्मीद है कि 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलें। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन संगणना विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ए, आरंभिक उत्पादन के योग को, बी, मध्यवर्ती उत्पादन के योग को, सी, अंतिम उत्पादन के योग को, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्पादन संगणना विधि के अंतर्गत अंतिम वस्तु के उत्पादन के योग को सम्मिलित किया जाता है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा सी। 2 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक लेखा विधि का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक लेखा विधि या लेखांकन विधि का प्रतिपादन रिचर्ड स्टोन द्वारा किया गया था। 2 का डी सही हो जाएगा। 3 नंबर, दोहरी गणना से बचने के लिए हम शामिल करते हैं क्या? वस्तुओं का प्रारंभिक मूल्य, वस्तुओं का मध्यवर्ती मूल्य, वस्तुओं का अंतिम मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तुओं का अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। 3 का सी सही हो जाएगा। 4, राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियां हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 रीतियां प्रयोग की जाती हैं। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। उत्पादन विधि में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है। आय विधि के अंतर्गत बिजली उत्पादन, गैस एवं जलापूर्ति, व्यापार, होटल, यातायात एवं संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट एवं व्यापार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जबकि व्यय विधि के अंतर्गत निर्माण से संबंधित जितनी भी व्यय आती हैं उन सबको व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? 4 नंबर, राष्ट्रीय आय की संगणना विधि की रीतियां कौन कौन सी हैं? तो उत्पाद, आय और व्यय। बचत, विनियोग गलत है। उत्पादन, घिसावट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी सही होगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे कहते हैं दोहरी अंकन प्रणाली, आर्थिक चिट्ठा, राष्ट्रीय आय लेखा, कोई नहीं। तो उसे राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। 6 नंबर, राष्ट्रीय आय का लेखा या लेखांकन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किसने किया? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास सर विलियम पेंटी ने किया। ए सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखा को प्रस्तुत किया जाता है। ए, सामाजिक लेखांकन सारणी द्वारा, बी, सांख्यिकी सारणी द्वारा, सी, सरकारी लेखा द्वारा, डी, ए तथा बी दोनों सही हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन को प्रस्तुत किया जाता है सामाजिक लेखांकन सारणी द्वारा। ए सही हो जाएगा 7 का। 8, विनियोग लेखा कहा जाता है। किसे विनियोग लेखा कहा जाता है? उपभोग लेखा को, उत्पादन लेखा को, पूंजी लेखा को, कोई नहीं। तो विनियोग लेखा कहा जाता है उपभोग लेखा को। 8 का ए सही हो जाएगा। 9, किसने कहा पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है? एडम स्मिथ, माल्थस, जेबी से, रिकार्डो। तो जेबी से ने कहा था पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसके विपरीत कीन्स ने क्या कहा था? कीन्स ने कहा था मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। तो यहाँ पूछा गया पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, तो इसका आंसर जेबी से हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य डैश तथा डैश की स्थिति असंभव है।
तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में पहले तो अधिक उत्पादन की स्थिति नहीं हो सकती है पहले ऑप्शन में, और बेरोजगारी की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वो बताते हैं कि जितना उत्पादन हो रहा है सब बिक जा रहा है, अर्थात अति उत्पादन नहीं होगा, और अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार से 10 का आंसर जो है ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 11 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पीगू ने क्या सुझाव दिया? उपभोग में कमी करने का सुझाव, मजदूरी में कटौती करने का सुझाव, विनियोग में वृद्धि करने का सुझाव, बचतों में कमी करने का सुझाव। तो पीगू ने उपभोग में मजदूरी, ये गलत है, मजदूरी में कटौती का सुझाव दिया था। 11 बी सही हो जाएगा। 12, से का बाजार नियम संस्थिति की स्थिति दिखाता है। तो से का बाजार नियम संतुलन की स्थिति किसमें? पूंजी बाजार, श्रम बाजार, वस्तु बाजार। तो वस्तु बाजार में संतुलन की स्थिति दिखाता है से का बाजार नियम। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था सदैव डैश की स्थिति में बनी रहती है। तो क्लासिकल पूर्ण रोजगार की स्थिति मानते थे, तो पूरा वाक्य हो जाएगा, क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर, बचत पर प्रतिफल कहलाता है ब्याज, लगान, लाभ, मजदूरी। तो बचत पर प्रतिफल ब्याज कहलाता है। 15 नंबर, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसकी मांग तथा मूल्य घटेगी, उसकी मांग तथा मूल्य अप्रभावित रहेगी, उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। तो यही सही हो, सी सही हो जाएगा। 16 नंबर, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? तो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स ने प्रस्तुत किया था। मजदूरी कोष निर्धारण सिद्धांत किसने दिया? तो मजदूरी कोष निर्धारण का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। बी सही हो जाएगा 17 का। 18, यूलर का प्रमेय संबंधित है ए वितरण से, बी जनसंख्या से, सी मुद्रास्फीति से, डी कर से। तो वितरण का योग प्रमेय, यूलर का योग प्रमेय वितरण से संबंधित है। 18 का ए सही हो जाएगा। 19, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? मृदुपेय, हीरे, कृषि, कोई नहीं। तो कृषि जो है एक पूर्ण स्पर्धी बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें फर्म की संख्या बहुत अधिक हो, नई फर्मों का प्रवेश निर्बाध हो, सभी फर्में समरूप वस्तुएं बनाती हों, उपयुक्त सभी सही हैं। तो 20 का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ये सारी कंडीशन हैं, सारी स्थितियां हैं। तो इस प्रकार से 20 का डी सही हो जाएगा। 21, निम्न चित्र में बिंदु सी पर मांग की लोच क्या है? सी पर यहाँ अनंत हो जाएगी मांग की लोच और यहाँ 0 हो जाएगी, तो 0 है 21 का बी सही हो जाएगा। 22, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? वालरा का सामान्य संतुलन यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है। 23, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 23, मार्शल ने, विक्सेल ने, विक्सटीड ने, पीगू ने। तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। तो इस प्रकार से 23 का आंसर हो जाएगा ये। 24, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को दिया किसने? मार्शल ने, पीगू ने, रॉबर्ट ट्रिफिन ने, रॉबर्टसन ने। तो मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक परिभाषा जो दी उसको रॉबर्ट ट्रिफिन ने दिया। 24 सी सही हो जाएगा। 25, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है, शून्य होती है, अलग अलग होती है, अनंत होती है। तो मांग
वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। सी सही हो जाएगा 25 का। जैसे ये मांग वक्र है बना ये, तो इसके अलग अलग बिंदु पर 0 y, यहाँ जहाँ वाई अक्ष पर मांग रेखा स्पर्श कर रही है तो मांग की लोच अनंत होगी, और जहाँ एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर स्पर्श कर रही है तो वहाँ मांग की लोच 0 हो जाएगी। और इस रेखा के बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी, जिसे आयताकार अतिपरवलय मांग की लोच कहा जाएगा। और यहाँ पर मांग की लोच 1 से ज़्यादा हो जाएगी, जिसे क्या कहा जाएगा, लोचदार मांग, जहाँ विलासिता की वस्तुओं को रखा जाता है। और यहाँ पर मांग की लोच बेलोचदार होगी, जिसमें आरामदायक वस्तुओं को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी, अलग अलग होगी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993, 95, 75, 47। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई, और मार्केस घोषणा पत्र के तहत WTO का गठन किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया।